उर्मिला का पति बीमार हुआ तो वो उससे तंग आ गई और उसे बीमारी की हालत में ही छोड़कर बच्चों को लेकर मायके आ गई और मायके में आए दिन भाई भाभी में झगड़ा करा देती, जिसकी वजह से भाई ने भी अपनी पत्नी को घर से निकालकर अपना घर उजाड़ लिया। एक दिन भाई ने उर्मिला और अपनी माँ की बातें सुन ली तो वो उन्हें छोड़कर चला गया और घर में गरीबी आ गई। तो अचानक माँ ने उर्मिला से कहा कि अब तुम्हारा पति मर चुका होगा, तुम जाकर घर बेच आओ। उर्मिला जैसे ही पति के घर गई तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसका पति तो उर्मिला ने अपने से 15 साल बड़े आदमी से शादी की थी, क्योंकि प्रसाद का परिवार उर्मिला के परिवार से ज्यादा अमीर था। प्रसाद का जब रिश्ता आया उन्हीं दिनों उर्मिला के और भी रिश्ते आए हुए थे, वो सब अच्छे परिवारों से थे, पर प्रसाद का परिवार इन सबसे अमीर था। बस लड़के की उम्र ज्यादा थी, लेकिन उर्मिला को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसने प्रसाद के रिश्ते को ही महत्व दिया था। फिर जाते ही मुश्किल से 1 साल ही उर्मिला ने अपने ससुराल में बिताया था। वो अपनी सास और नंदों से हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थी। प्रसाद से रो रो कर यही कहती रहती कि तुम्हारी माँ और बहन को मैं पसंद नहीं हूँ, मुझसे लड़ती झगड़ती रहती हैं। प्रसाद को कम उम्र और सुंदर पत्नी मिली थी, इसलिए वो हमेशा उसके ज्यादा ही नखरे उठाता था। उसकी माँ जब भी उसे कहती कि तुम्हारी पत्नी हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती, हर वक्त अपने कमरे में रहती है, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, तो प्रसाद के माथे पर बल पड़ जाते। वो कहता, माँ क्यों बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो, एक तो वो है भी कम उम्र और आपने उसके कंधों पर सारे घर का बोझ ही डाल दिया है। कारण ये था कि जब भी प्रसाद अपने काम से वापस आता तो उर्मिला किचन में चली जाती थी, बर्तन धोने लगती, रोटी बनाने लगती, ताकि प्रसाद को यही दिखे कि वो ही काम करती है। जब वो कमरे में आता तो उर्मिला का रोना धोना शुरू हो जाता था। झूठ और मक्कारी इस लड़की में कूट कूट के भरी थी। वो ऐसे बात करती कि जैसे सारे जहान का अत्याचार उसी के साथ होता है। प्रसाद एक शरीफ और सीधा इंसान था, फिर कम उम्र पत्नी पाकर बहुत खुश भी था, इसलिए उसकी बात पर ज्यादा ध्यान देता था। झगड़े जब ज्यादा बढ़ गए तो प्रसाद ने एक अलग घर खरीद लिया और उर्मिला को वहां ले गया। उस वक्त तो उर्मिला की खुशी का कोई ठिकाना न था। 1 साल ही उसने ससुराल में बिताया था और उसका पति उसके काबू में था। उस जिस दिन अपने घर पहुंची, अपनी माँ को फोन करके बड़ी खुशी खुशी बता रही थी। कहने लगी, माँ देख लिया मेरी अकल और चालाकी का कमाल, कैसे प्रसाद को मैंने उंगलियों पर नचाया है। 1 साल के अंदर ही वो मुझे लेकर अलग हो गया। माँ कहने लगी, हाँ अच्छा किया तुमने, पति को मुट्ठी में ही रखो तो सीधा रहता है। फिर कहने लगी, तुम्हारी भाभी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ऊपर से जितेंद्र को भी देखो, जब से शादी हुई है पत्नी के ही नखरे उठाता रहता है। मैं तो जैसे घर में हूं ही नहीं। ये सुनकर उर्मिला अपनी माँ की बेवकूफी पर हंसने लगी। कहने लगी, शुरू से ही उसे अपने काबू में रखना चाहिए था ना। पर चिंता ना करो, मैं आऊंगी ना तो जितेंद्र को भी देख लूंगी और उसकी पत्नी को भी। इन्हीं दिनों उर्मिला पेट से हुई तो प्रसाद से कहने लगी कि वो अकेले घर के काम कर करके थक जाती है, इसलिए कुछ दिन आराम करने के लिए मायके जा रही है। उसके भाई जितेंद्र की शादी कोमल से नई नहीं हुई थी, शादी को बस 2 महीने ही हुए थे, इसलिए अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। कोमल ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। दोनों भाई बहन में बड़ा प्यार था। उर्मिला मायके आई तो खाना खाते ही कहने लगी, तौबा तौबा इतनी मिर्चे, माँ जल्दी से पानी दे, उफ मेरा तो मुंह जल गया। खाना कोमल ने बनाया था और बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन उर्मिला के नाटक शुरू हो चुके थे। माँ भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। कहने लगी, भैया हम तो रूखी सूखी जैसे मिलती है खा लेते हैं, हाँ लेकिन तुम्हें आदत नहीं है ना, चलो छोड़ो मैं तुम्हें कुछ और बना देती हूँ। ये कहते हुए माँ ने अपनी कमर पर हाथ रखा और हाय हाय करती हुई कुर्सी से उठी थी। जितेंद्र बोला, माँ आप क्यों उठ रही हैं, कोमल से कहिए वो बना देगी। फिर कोमल से कहने लगा, तुमने क्या खाने में मिर्चें ज्यादा कर दी हैं। वो हैरत से जितेंद्र को देखने लगी। कहने लगी, नहीं जितेंद्र आप खाकर तो देखें, ठीक तो है। इससे पहले कि जितेंद्र अपनी पत्नी की तरफ से कुछ कहता, उर्मिला फौरन से बोल उठी। कहने लगी, इसे क्या समझ आनी है, जब से शादी हुई है इसकी तो मती मारी गई है। तुम तो घास भी पका के रखोगी तो इसे अच्छी लगेगी, लेकिन खुद देखो तुम्हारी शादी के बाद पहली बार मैं मायके आई हूँ, तुम्हें कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था अपनी नंद का। मैं कौन सा उन लोगों में से हूँ जो आकर भाभी से फरमाइशें करती हैं। मुझे पता होता कि तुम ऐसा खाना मेरे लिए बनाओगी तो मैं यहाँ आकर खुद ही अपने और अपनी माँ के लिए खाना बना लेती। जब से तुम्हारी शादी हुई है मेरी माँ का तो ब्लड प्रेशर मिर्चे खा खाकर हाई रहने लगा है। फिर अपनी माँ से कहने लगी, आप ब्लड प्रेशर की 2-2 गोलियां खाती हैं। अब मुझे सही बात पता चली। माँ ऐसा करो कि जब तक मैं घर पर हूँ ना, आपके लिए अलग से खाना बनाकर फ्रिज में रख जाऊंगी। खबरदार जो आपने इतनी मिर्चें खाई, कल को अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। उर्मिला की ड्रामेबाजी शुरू हो चुकी थी। जितेंद्र को अपनी पत्नी के हाथ का खाना बड़े स्वादिष्ट लग रहे थे, लेकिन आज उसे भी मिर्चें ज्यादा लगने लगी थी। शायद बहन की बात सुनकर उसने इस चीज को ज्यादा ही फील किया था। वो कोमल को घूरने लगा। कहने लगा, आगे से मिर्ची कम डालना, ध्यान रखा करो, तुम जानती तो हो मेरी माँ को ब्लड प्रेशर की बीमारी है।
कोमल चुप हो गई। कमरे में आते ही उर्मिला ने हंस हंस कर अपनी माँ से कहा, देखा माँ, ऐसे सीधा रखते हैं, आपकी तो इतनी उम्र हो गई है, कुछ आता ही नहीं। अरे बेटे को काबू में रखना सीखो, मुझे देखो कैसे प्रसाद को उंगलियों पर नचाती हूँ। ये कहकर उसने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी अपनी माँ को दिखाई। कहने लगी, देख रही हो माँ, इस अंगूठी में डायमंड लगा हुआ है और प्रसाद ने मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट में दी थी। बस प्रार्थना करो मैं पहले बेटे को जन्म दूं, फिर देखो इस प्रसाद के बच्चे से कितना कुछ निकलवाती हूँ। बैग में से कई हजार के नोट निकालकर उसने अपनी माँ के हाथ में रखे और कहने लगी, ये रख लो, पता है जब से अलग हुई हूँ मैंने एक पैसा भी प्रसाद को अपनी उसकी माँ को नहीं देने दिया। सारे पैसे का हिसाब अपने पास रखती हूँ। माँ, मैं तो कहती हूँ औरत अक्लमंद हो तो आदमी को अपने इशारों पर नचाना अच्छे तरीके से जानती है। मुझसे ही कुछ सीखो, तुमसे तो एक बेटा भी नहीं संभाला जा रहा। समय कुछ और आगे बढ़ा। उर्मिला ने बेटे को जन्म दिया था। फिर तो उसके नखरे आसमानों पर थे। किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। कहती थी कि बच्चा पैदा करना कोई आसान काम थोड़ी है, काम मुझसे नहीं होता, बस तुम कोई नौकरानी रख दो। प्रसाद पैसे कमाने वाली मशीन से ज्यादा उर्मिला के लिए कुछ नहीं था। लेकिन इन्हीं दिनों वो बीमार रहने लगा। खांसी का ऐसा दौरा पड़ता कि संभालना मुश्किल हो जाता। लेकिन उसने अपनी खांसी को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। बस घर में पड़ा हुआ कोई सिरप पी लेता और फिर अपने काम पे चला जाता। क्योंकि उर्मिला की फरमाइशें बढ़ने लगी थी, उसे चिंता ही नहीं थी कि उसका पति आखिर क्यों बीमार रहने लगा है। अब तो उसके शरीर में हर वक्त बुखार रहने लगा था। रोज बुखार तेज हो जाता और खांसी का दौरा भी पड़ने लगा था। इन्हीं दिनों उर्मिला ने बेटी को जन्म दिया था। फिर तो वो बिल्कुल ही बिस्तर से लगकर बैठ गई थी, कोई काम नहीं करती थी। पहले से काफी मोटी भी हो गई थी। अपने खाने पीने का पूरा ध्यान देती थी, लेकिन पति पर नहीं। प्रसाद की आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लगे थे। सेहत भी पहले से काफी डाउन हो गई थी। एक दिन खुद ही डॉक्टर के पास गया तो जो डॉक्टर ने कहा उसे सुनकर तो प्रसाद के होश उड़कर रह गए थे। प्रसाद को टीबी हो गई थी, बल्कि उसको पहले से थी, लेकिन अब बिगड़ चुकी थी क्योंकि उसने बीमारी की शुरुआती दिनों में अपनी बीमारी पर कोई ध्यान नहीं दिया था और न ही इलाज शुरू किया था। जब तक उसने इलाज करवाना शुरू किया तब तक बात बहुत बढ़ चुकी थी। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से आराम करने को कहा था, लेकिन दुकान प्रसाद के दम पर ही चलती थी। उसने जब घर आकर दुखी दिल के साथ उर्मिला को ये सब बताया तो उर्मिला कहने लगी, ये डॉक्टरों की आदत होती है, जरा सी बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और कहते हैं बस घर में बैठे रहो। अरे प्रसाद, तुम घर बैठ गए तो घर कैसे चलेगा? खुद सोचो, मेरे सर पर दो दो बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। तुम छोड़ो डॉक्टर की बातें, बस चुपचाप दुकान जाओ। प्रसाद ने डॉक्टर की दवाइयां तो खानी शुरू कर दी थी, लेकिन आराम नहीं किया था। लेकिन अब उसे और ज्यादा परेशानी रहने लगी थी। खांसी के साथ मुंह से खून भी आने लगा था। दिन ब दिन हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। हर समय सांस बुरी तरीके से फूलती रहती थी। खाना भी ठीक से नहीं खाया जाता था। हर समय खांसता रहता था। अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, इसलिए वो दुकान से आए दिन छुट्टी करने लगा था। उर्मिला को जब उसे संभालना पड़ता तो नाक मुंह चढ़ाती और उसे ताने देने लगती कि मेरी किस्मत में तुम जैसा बीमार पति ही लिखा था। एक तो तुम पहले ही मुझसे 15 साल बड़े थे और अब मेरे पति कम और पिता ज्यादा लगते हो। प्रसाद फूली हुई सांस के साथ कहता कि मैंने कब तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारी खातिर मैंने तुम्हें अलग घर लेकर दिया। आज अगर मैं बीमार हूँ तो बजाय मुझे संभालने के तुम मुझे ताने दे रही हो। उर्मिला कहने लगी, तुमने कौन सा मुझ पर एहसान किया है? मैं तुम्हारा ही घर संभाल रही हूँ, तुम्हारे ही बच्चे पाल रही हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारी बीमारी में तुम्हें नहीं संभाल सकती। ऐसा न हो कि तुम्हारी बीमारी मुझे लग जाए। प्रसाद कहने लगा, मुझे इस समय तुम्हारे साथ की जरूरत है। प्रसाद की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे थे। उसने उर्मिला का हाथ थामकर बड़ी मजबूरी और बेबसी से उससे कहा था, माँ बहन से लड़कर आया था, उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। दोबारा पलटकर उनकी तरफ नहीं देखा था, लेकिन पत्नी ने अपना हाथ छुड़वा लिया। कहने लगी, नहीं नहीं, जिस तरह की बीमारी तुम पड़ चुके हो, मैं और मेरे बच्चे भी अगर यहाँ रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। तुम किसी नौकर को रख लो, जब ठीक हो जाओ तो मुझे फोन कर देना, मैं अपने मायके जा रही हूँ। प्रसाद उसे रोकता रह गया, लेकिन उर्मिला ने एक नहीं सुनी और उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। दोनों बच्चों के साथ मायके में कदम रखते ही फूट फूट कर रोती हुई अपनी माँ के गले लग गई। कोमल उस समय किचन में बिजी थी। उर्मिला के रोने की आवाज सुनकर वो भी सारे काम छोड़कर वहीं पर आ चुकी थी। दहाड़े मारकर रोते हुए उर्मिला अपनी माँ के गले लग गई। फिर आंचल से अपना चेहरा साफ करते हुए सिसक सिसक कर कहने लगी कि पता नहीं मेरी शोशियों पर किसकी काली नजर लग गई है। अरे अच्छा भला पति था मेरा, लेकिन पता नहीं कैसे इतनी खतरनाक बीमारी लग गई। मेरा तो अपने पति को देख देख कर दिल रोता है। पता नहीं उसने ऐसे कौन से पाप किए जो भगवान ने उसे इतनी गंदी बीमारी दे दी। कोमल वहीं पर आ चुकी थी। तभी जितेंद्र भी घर में एंटर हुआ था। अपनी बहन को रोते हुए देखकर वो भी परेशान सा हो चुका था। जब उर्मिला ने रोते हुए बताया कि प्रसाद को टीबी हो चुकी है तो वो परेशान हो गया था। फिर अपनी बहन से कहने लगा
कि उर्मिला, अगर तुम्हारे पति की तबीयत इतनी खराब थी तो तुम इतना अपना सामान लेकर यहाँ क्यों चली आई हो? इस वक्त तो प्रसाद भाई को तुम्हारी जरूरत है। इतना सुनना था कि उर्मिला फौरन ही रोते हुए कहने लगी कि मैंने तो बहुत जिद की भाई, लेकिन प्रसाद ने मुझे अपनी कसम दे दी। अपने सर पर मेरा हाथ रखकर कहने लगे कि तुम मायके चली जाओ, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम अपने मायके में ही रहोगी। कहीं तुम्हें और मेरे बच्चों को ये बीमारी लग गई तो फिर मेरा क्या होगा? अरे मेरा तो सब कुछ ही तुम तीनों हो। मैंने बहुत जिद की, मगर उसने खुद ही हमें घर से यहाँ भेज दिया कि तुम अपने भाई पर बोझ थोड़ी हो। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम वहीं रहोगी। कोमल भी फौरन आगे बढ़ी थी, उसे कंधों से थामकर कहने लगी कि बिल्कुल ये घर आपका भी उतना ही है जितना जितेंद्र का है। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। अगले ही पल उर्मिला कोमल का हाथ झटक कर कहने लगी, हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही है, मेरे बाप का घर है। तुम मुझे ये मत बताओ, भले ही तुम इस घर में ब्याह कर आ चुकी हो, लेकिन इस घर पर सबसे ज्यादा हक मेरा ही है। कोमल फौरन अपना चेहरा झुका चुकी थी। इसके बाद तो जैसे कोमल के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो चुका था कि अब उसके और जितेंद्र के बीच फूट पड़ने वाली है। जरा जरा सी बात पर उर्मिला कमी निकालने लगती थी। उसकी यही कोशिश रहती कि किसी तरह कोमल और भाई के बीच में फूट डाल सके। इसके बाद भी जब जितेंद्र और कोमल की लड़ाई झगड़े की आवाजें उनके कानों तक न पहुंची तो उर्मिला माँ के हाथ पर हाथ मारकर कहने लगी, कैसा लड़का पैदा किया है तुमने? देखो तो क्या कुछ नहीं हो रहा, इसके बाद भी अपनी पत्नी का पल्लू पकड़े हुए बैठा है। अरे बेटी को तो बड़ा ही अक्लमंद और तेज तर्रार पैदा कर दिया, मगर बेटा तो देखो कैसे चोरू का गुलाम बना बैठा है। माँ तो बस गहरी सांस लेकर रह गई। कहने लगी कि जिस तरह तूने अपने पति को अपने हाथों में किया है, ठीक वैसे ही तेरी भाभी ने भी अपने पति को काबू में कर रखा है। अब तू ही कर जो करना है। अगर बेटा हाथ से निकल गया ना तो हमें तो पाई पाई का मोहताज हो जाना पड़ेगा। उर्मिला ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। इस रात दोनों माँ बेटी ने एक प्लान बनाया था। अगले दिन जब जितेंद्र अपने कमरे में आराम कर रहा था, आज उसने दुकान की छुट्टी की थी, जानबूझकर बाहर आंगन में उर्मिला ने तेल गिरा दिया था। फिर बार बार भाभी से कहने लगी, ये तेल साफ कर दो, कहीं बच्चे गिर ना जाएं। कोमल उस वक्त कपड़े धोने में बिजी थी। कहने लगी कि मैं बस इन कपड़ों को तार पर फैला दूं, उसके बाद साफ कर देती हूँ। लेकिन तभी उर्मिला की माँ कमरे से निकली और जानबूझकर फिसल कर गिर गईं। इसके बाद तो घर में एक बवाल मचा कि जितेंद्र भी उठकर बाहर आ गया। माँ को गिरा देखा और फिर जब उर्मिला ने रो रोकर और चीख चीख कर सारा इल्जाम कोमल पर लगाया कि उसके काम चोरी की वजह से ऐसा हुआ है, तो पहली बार जितेंद्र उर्मिला पर हाथ उठा चुका था। थप्पड़ मारकर कहने लगा कि कैसी औरत हो तुम, शायद मेरे ज्यादा प्यार और छूट ने तुम्हें बिगाड़ कर रख दिया है। जरा अकल नहीं है तुम्हें कि घर के काम कैसे करने हैं। इसके बाद तो जैसे ये काम ही बन चुका था। धीरे धीरे जितेंद्र और कोमल के बीच फूट पड़ने लगी थी और जितेंद्र अपनी माँ के करीब आने लगा था। उसे यही लगने लगा था कि जो कुछ उर्मिला और उसकी माँ कहती हैं वो ही ठीक है। पत्नी तो उसे सिरे से ही बुरी लगने लगी थी। पूरे घर पर हुकूमत एक बार फिर उर्मिला की हो चुकी थी, जबकि जितेंद्र को तो जैसे अपनी पत्नी की हर बात ही झूठी लगती थी। एक दिन सब खाना खाने के लिए बैठे तो कोमल वहां पर खाने के लिए नहीं आई थी। जब जितेंद्र ने कोमल को आवाज दी और वो नहीं आई तो उर्मिला जानबूझकर कहने लगी कि छोड़ो भाई, उसे क्यों आवाजें दे रहे हैं? अरे वो तो हर वक्त फोन पर ना जाने किससे बातें करती रहती है। सारा काम तो मैं और माँ ही संभाल रही होती हैं। जब भी कमरे में जाओ तो महारानी हंस हंसकर फोन पर या तो बातों में लगी होती हैं या फिर सो रही होती है। हमने तो कहना ही छोड़ दिया है। जितेंद्र को गुस्सा आ चुका था, दिल में शक भी आ चुका था कि कहीं कोमल किसी और में इंटरेस्ट तो नहीं ले रही। कमरे में गया तो कोमल बुखार में से तप रही थी, तबीयत बहुत खराब थी। बजाय उसे डॉक्टर के पास ले जाने के जितेंद्र उससे लड़ने लगा और कहने लगा कि किससे हर वक्त बातें करती रहती हो, कहीं कोई तुम्हारा पुराना आशिक तो नहीं तुम्हारे कांटेक्ट में आ गया। इतना सुनना था कि कोमल गुस्से से बिफर उठी, पति से लड़ने लगी कि तुम मेरे कैरेक्टर पर कैसे उंगली उठा सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस बात पर दोनों का झगड़ा इतना बढ़ा कि जितेंद्र ने कोमल को घर से ही निकाल दिया और तलाक की धमकी दे दी। कोमल रोते हुए अपना सामान उठाकर इस घर से चली गई। पूरे परिवार में कई तरह की बातें होने लगी थीं, जबकि जितेंद्र को अपने फैसले पर जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। थोड़ी बहुत जो शर्मिंदगी और पछतावा था उर्मिला ने अपने भाई से ये कहकर दूर कर दिया कि ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे जो शादी के बाद भी अपने आशिकों के साथ बातों में लगी रहती हैं और फिर अपने पति को धोखे में रखती हैं और सास ससुर की जिम्मेदारी उठाने के बजाय हुकूमत करना चाहती हैं, उनके साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए। जितेंद्र किसी न किसी तरह अपने दिल को समझा चुका था, लेकिन फिर एक दिन जब वो अचानक घर आया तो कमरे से आती अपनी माँ और बहन की बातें सुनकर उसके होश उड़ चुके थे। उर्मिला हंस हंसकर माँ से कह रही थी कि देखा माँ, ये होता है दिमाग। मैंने कैसे सिर्फ एक ही महीने में जितेंद्र की जिंदगी से कोमल को बाहर निकाल कर दिया।
अब तो कोमल यहाँ वापस आने वाली नहीं और जितेंद्र अलग तुम्हारे पल्लू से बंद कर रह गया है। जैसे ही जितेंद्र ने बातें सुनी तो वो गुस्से से कमरे में आ गया था। उर्मिला और उसकी माँ तो हड़बड़ा चुकी थी। बेटे को समझाने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन जितेंद्र बच्चा नहीं था, सब समझ चुका था। उसी दिन अपने सारे रिश्ते अपनी माँ और बहन से तोड़कर वो वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद गाड़ियां आई और कोमल के दहेज का सारा फर्नीचर और जितेंद्र का सामान उठाकर वहां से चली गई। दोनों माँ बेटी तो सर पकड़कर बैठ चुकी थीं कि अचानक क्या हो गया। जितेंद्र ने अभी तक कोमल को तलाक नहीं दी थी और फिर वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, इसलिए उनका रिश्ता अभी भी बाकी था। वो कोमल को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो चुका था। माँ ने कितनी बार जाकर बेटे से बात करने की कोशिश की, मगर बेटे ने अपनी माँ से बात करने से मना कर दिया। कुछ दिन तो दोनों माँ बेटियां शोक मनाती रहीं। फिर उर्मिला से उसकी माँ कहने लगी कि कितने महीने गुजर चुके हैं, ना ही तेरे पति ने तुझे फोन किया है, ना ही कोई कांटेक्ट रखा है। मुझे तो लगता है कहीं वो मरवर न गया हो। हालात तो देख हमारे घर के कैसे हो चुके हैं। इससे पहले कि नौबत घर घर जाकर भीख मांगने की आए, तू वहां जाकर अपना घर वो बेच दे जो तेरे पति ने लेकर दिया था। उर्मिला को यही ठीक लगा था। अपने पति से तो उससे कोई खास प्यार था ही नहीं। कई महीनों बाद वो जब वापस अपने घर आई तो सोच रही थी कि घर खाली पड़ा होगा, पति तो कब का मर गया होगा। लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि सामने प्रसाद बैठा नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे वो काले निशान और कमजोरी कुछ भी नहीं था। वो तो बिल्कुल हट्टा कट्टा बैठा था, जैसे कभी बीमार हुआ ही ना हो। उसके पास ही मौजूद एक लड़की जिसने नर्स जैसा कोट पहन रखा था, उसे खाना दे रही थी और खुद भी पास ही बैठकर खा रही थी। जैसे ही प्रसाद की नजर उर्मिला पर पड़ी तो वो हैरान हुआ था। कितने महीनों बाद उसे सामने देखकर उसके हाथ से खाने का चम्मच छूट चुका था। उर्मिला को तो गुस्से में कुछ न सूझा तो आगे बढ़कर प्रसाद से कहने लगी, ये सब कुछ क्या हुए? मैं तो समझ रही थी कि तुम बीमारी से मर गए होगे, लेकिन तुम तो यहाँ इस नर्स के साथ बैठे नाश्ता कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी पत्नी के साथ धोखा करते हुए? मैं इंतजार में थी कि तुम ठीक होकर फोन करोगे। नर्स तो परेशान थी, एक तरफ खड़ी सारा दृश्य देख रही थी। उर्मिला गुस्से से अगले ही पल नर्स पर हमला करने लगी कि ये डायन तुम्हें इतनी अच्छी लग गई कि मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा कि तुम जिंदा भी हो या मर गए। इससे पहले कि उर्मिला आगे बढ़कर उस नर्स को मारती, प्रसाद उर्मिला का हाथ पकड़कर उसके मुंह पर झन्नाटेदार थप्पड़ मार चुका था। कहने लगा कि खबरदार, जो तुमने इसे हाथ भी लगाया, ये मेरी पत्नी है। तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी कि मैं मरता रहूं। तुम्हारे कहने पर मैंने अपने लिए नर्स रखी थी, वही नर्स जिसने मेरे कठिन समय में मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरी सेवा की। ये बेसहारा थी, मजबूर थी, इसे भी सहारे की जरूरत थी। तुम तो कब की मेरे दिल से उतर चुकी हो, इसलिए मैंने इस नर्स से ही शादी कर ली और मैं अब इसके साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। उर्मिला के मुंह पर ये बातें थप्पड़ की तरह लगी थी। वो लड़ना चाहती थी, झगड़ना चाहती थी, प्रसाद को अपने बच्चों का एहसास दिलाना चाहती थी, मगर प्रसाद उसे धक्के देकर घर से निकाल चुका था। कहने लगा कि मेरे बच्चे मेरे पास ही रहेंगे, तुम जैसी औरत से मेरा कोई संबंध नहीं। वो वहीं पर उर्मिला को तलाक के पेपर्स पकड़ाकर अपने बच्चों को अपने पास रख चुका था। खाली हाथ उर्मिला घर गई तो रो रो कर अपनी माँ को सब कुछ बताने लगी। दोनों माँ बेटी तो सर पकड़ चुकी थीं। दौलत की लालच और दूसरों का घर बर्बाद करने के चक्कर में उर्मिला जैसी लड़की अपना ही घर बर्बाद कर चुकी थी। ना ही अब उसका भाई उसके साथ रहा था और ना ही पति। दोनों माँ बेटी धीरे धीरे घर का सामान बेचकर अपना पेट भरने लगी थीं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।